चलो एक बार बताओ, हमारी आवाज़ क्लियर जा रही है आप लोग को? बताइए आप लोग फटाफट। रुकिए एक सेकंड, मैं आवाज़ चेक कर लेता हूँ। चलिए चलिए। तो मैं सुनील कुमार आप सबका AGIS एकेडमी में AGIS एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पर सब कुछ फ्री कंटेंट, सब कुछ फ्री कंटेंट, ऑल UPSC का सिलेबस आप लोग को फ्री में कराया जाएगा। जो कि अभी हम इसमें इतिहास का विषय लेकर चलने वाले हैं, हिस्ट्री लेकर चलने वाले हैं। हिस्ट्री में वो भी शुरुआत से लेकर चलेंगे हम लोग। जैसे कि पहले आज हम प्राचीन भारत का इतिहास लेकर चलेंगे। प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास लेकर चलेंगे। और इसके बाद बाकी आप सबका जो होगा आगे कराया जाएगा पूरा। इसमें हम पहले प्राचीन भारत का इतिहास शुरू करने से पहले हम लोग पूरा एक बार पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस डिस्कस करने का मतलब यह है कि हमें पूरा सिलेबस का एक प्रकार से विश्लेषण हो जाएगा, तो हमें पता रहेगा हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और क्या छोड़ना है, हमारे टॉपिक के हिसाब से क्या महत्वपूर्ण है। तो वो सब हम लोग को लेकर चलना है। तो जैसे कि हमारे पास UPSC ऑप्शनल का सिलेबस है, मैं आप लोग को बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले है क्या है, स्रोत है। अब स्रोत में क्या क्या आएंगे आप लोग इसे देख लीजिए। पहले नंबर अन्वेषण आएगा, उत्खनन आएगा, अन्वेषण आएगा, उत्खनन आएगा, अन्वेषण, उत्खनन, पुरालेख, मुद्रा शास्त्र, स्मारक, साहित्य स्रोत, ये सब आएंगे। जिसमें से स्वदेशी प्राथमिक एवं द्वितीयक कविता, विज्ञान साहित्य, क्षेत्रीय भाषाओं का साहित्य, धार्मिक साहित्य, विदेशी वर्णन, यूनानी, विदेशी वर्णन में जैसे आपको देखा जाएगा यूनानी, चीनी एवं अरब लेखक। अब दूसरा उसमें आ जाएंगे हम लोग प्रागैतिहासिक एवं आद्य ऐतिहासिक काल में। उसके में सबसे पहले देखेंगे उसके भौगोलिक कारक क्या है। शिकार एवं संग्रह देखेंगे, शिकार किस तरह करते थे और उसका संग्रह किस प्रकार करते थे। मनुष्य किस प्रकार पहले 4 पाँव पर चलता था, फिर 2 पाँव पर आया। मनुष्य का उद्भव कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, ये सब देखा जाएगा। उसके बाद पूर्व पाषाण का मध्य पाषाण कालीन युग, ये देखेंगे हम लोग। कृषि का आरंभ जो माना जाता है मध्य पाषाण काल से, तो इसे भी देखेंगे हम लोग। ये कब से कैसे शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ। और नव पाषाण एवं ताम्र पाषाण युग की भी चर्चा हम लोग करेंगे। इसे ख़त्म करने के बाद हम लोग आ जाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता में। कहाँ जाएंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में। एक सेकंड, सिंधु घाटी सभ्यता में आएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसका उद्गम पढ़ेंगे, इसका काल विस्तार पढ़ेंगे, कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार था, इसकी विशेषताएं क्या थी और ये पतन क्यों हुआ। और इसके बाद इसका अस्तित्व का महत्व, कला एवं स्थापत्य में आज हमारे लिए किस प्रकार से महत्व है इसका। अन्य चीज़ें हम लोग इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको इतने डीप में करा दूंगा कि मतलब आप कोई UPSC के आप तो करेंगे ही, तो मेन UPSC के लिए है। यदि आप किसी वनडे एग्जाम में भी पढ़ते हैं, अगर आप ये पूरा एक प्रकार से अच्छे से पढ़ के जाते हैं ना, जिस प्रकार पढ़ाया जाएगा, यदि आप एक बार पूरा रिवीजन कर लेते हैं, तो इसमें से कुछ छूटने का चांस तो नहीं बनता। वैसे तो कोई भी ये गारंटी नहीं ले सकता कि कोई 1-2 क्वेश्चन छूट जाए, तो वो वैसे मैं इतने डीप में कराऊंगा कि कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। यदि आप एक बार इसे पढ़ लीजिए, उसके बाद आप बताइएगा कभी आप जब कोई क्वेश्चन छूट जाए तो। और इसके बाद जब सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आ जाता है महापाषाण काल। आप ये जानते हैं कि जैसे कि उत्तर भारत में, जैसे कि ये है हमारा भारत, ऐसे एक सेकंड, ये जैसे हमारा भारत है, भारत में जैसे इस प्रकार उत्तर भारत जो है, उत्तर भारत में हमारा सिंधु घाटी सभ्यता चल रहा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रहा था, सिंध चल रहा था। तो इधर हमारा क्या चल रहा था, पाषाण, महापाषाण काल चल रहा था। महापाषाण काल उसी समय चल रहा था।
क्योंकि आप लोग जैसे देखते होंगे कि कहीं कहीं जैसे कि कहीं बहुत ज़्यादा विकास है तो उसी समय, जैसे कि आज इस समय मान लीजिए वर्तमान में दिल्ली में बहुत ज़्यादा विकास है, तो आज गांव में चले जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, विकास बहुत जगह नहीं मिलेगी। वहाँ पर मेट्रो चल रही है तो आज भी कहीं देखेंगे कहीं कहीं बैलगाड़ी चल रही होती है। जैसे कि आज देख लीजिए मुंबई शहर में देख लीजिए आप, कहीं कहीं इतना डेवलप है तो कहीं कहीं वहाँ पर झोपड़पट्टी भी है। तो ऐसा होता है ना कि मतलब एक जगह कहीं विकास, उसके समानांतर कोई अन्य सभ्यता भी होती है जो कि कम डीप में विस्तार होती है। उसी प्रकार से ऊपर में जो है ये उत्तर भारत में सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी जो एक नगरीय सभ्यता थी, और यही यही दक्षिण भारत में जो चल रही थी ये एक ग्रामीण सभ्यता चल रही थी, और इसके बाद ये कम विस्तारित थी। विस्तार तो था इसका भी, लेकिन मतलब इसका मतलब अभी भी ये लोग पत्थरों पर आश्रित थे, लेकिन ये सिंधु घाटी सभ्यता को ये लोग बहुत आगे निकल चुके थे। और इसके बाद जब महापाषाणकालीन युग, इसमें देखेंगे सिंधु से बाहर पशुचारक एवं कृषि संस्कृतियों का विस्तार। पहले बहुत लोग जो होते वैदिक युग में, खासकर गायों का महत्व तो वैदिक युग में ज़्यादा था। वैदिक युग में जो था, वैदिक युग में यहाँ पर लोग पशुपालन करने लगे, पशु को चराने के लिए लेकर जाते थे कहीं दूर दूर, अन्य चारागाह में निकल जाते थे, तो लोग वहीं पर जाते थे, वहीं रहते थे। उसके बाद वो अपना सारा सामग्री लेकर रहते थे खाने पीने की, इस प्रकार से वो लोग रहते थे। आप लोग को इसे पूरा डीप में कराया जाएगा, इसका मैं तो अभी सबका सिलेबस डिस्कस करा रहा हूँ। इसके बाद जीवन का विकास किस प्रकार हुआ, किस प्रकार बस्तियाँ बसी। पहले मनुष्य तो आया था जब अफ्रीका से माना जाता है, मतलब जैसे कि अफ्रीका से मनुष्य का उद्भव माना जाता है, तो अफ्रीका में किस प्रकार से मनुष्य वहाँ पर उद्भव हुए, और इसके बाद धीरे धीरे कैसे मनुष्य की बस्तियाँ बसने लगी, बस्तियों से धीरे धीरे एक सभ्यता का जन्म हुआ, एक संस्कृति जन्म ले ली। इसके बाद बस्तियाँ देखेंगे। इसके बाद कृषि का विकास, कैसे कैसे मनुष्य पहले तो कच्चा मांस खाता था, फिर इसके बाद फल फ्रूट कैसे खाना लगा, फिर कैसे कृषि का विकास हो गया। इसके बाद जब खाने पीने की सामग्री हो जाएंगी तो वहाँ पर एक हो जाता है शिल्पकर्म, मतलब जब खाने पीने का सामग्री सब चीज़ व्यवस्थित हो गया, मनुष्य एक जगह रहने लगा तो उसका दिमाग अब खाने पीने पर रहेगा नहीं। पहले तो सारा दिन भर वो जो भी मनुष्य था वो सारा दिन भर तो ये सिर्फ खाने पीने की सामग्री इकट्ठा करने में भटकता रहता था। तो अब जो है जब खाने पीने की सामग्री सब उसके पास उपस्थित हो चुकी है, तब वो कुछ कहीं दिमाग अपना जो है अन्य चीज़ों में लगाएगा। तो तब यहाँ से उद्भव हुआ शिल्प जानते हैं आप, मतलब जैसे कि शिल्पकर्म ये हो गया। उसके बाद मृदभांड हो गए, और इसके बाद लौह युग की खोज करने लगा आदमी, लोहे की खोज कर लिया। उसके बाद वो कृषि बहुत बड़े स्तर पे करने लगा, फिर धीरे धीरे उद्योग बसा लिए, इस प्रकार से था। और जब इसके बाद जब हम महापाषाण युग को ख़त्म करेंगे तो हम देखेंगे आर्य एवं वैदिक काल। आर्य एवं वैदिक काल देखेंगे। इसमें देखेंगे भारत में आर्यों का प्रसार, भारत में आर्य आए कैसे, धीरे धीरे कैसे उनका प्रसार हुआ, फिर उनकी जनसंख्या इतनी हो गई कि अन्य चीज़ों को वो लोग कैप्चर करने लगे। फिर इसके बाद वैदिक काल देखेंगे। वैदिक काल में आता है आपका धार्मिक एवं दार्शनिक साहित्य, धर्म देखेंगे। उसके बाद कितने दर्शन थे, साहित्य क्या था उसमें। इसके बाद ऋग्वैदिक काल आएगा। ऋग्वैदिक काल में देखेंगे ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल आपको जानते हैं 2 भागों में डिवाइड है, एक उत्तर वैदिक काल, एक ऋग्वैदिक काल। वैदिक काल 2 भागों में डिवाइड है। वैदिक काल एक सेकंड, वैदिक काल एक था ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल था, एक उत्तर वैदिक काल था। आपको सब बहुत डीप में पढ़ाया जाएगा, आप लोग इस चीज़ से निफिक्र हैं। और इसके बाद जब ये हो जाएगा तो इसमें आ जाएंगे हम, ऋग्वैदिक काल पढ़ेंगे अच्छे से पूरा डीप में। इसके बाद उत्तर वैदिक काल बहुत ही डीप में पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाएगा महाजनपद काल, महाजनपद काल पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, महाजनपद काल।
महाजनपद काल में देखेंगे महाजनपदों का निर्माण कैसे हुआ, इसे बुद्ध युग भी कहा जाता है, बुद्ध काल भी कहा जाता है। फिर इसके बाद गणतंत्री एवं राजतंत्री देखेंगे, नगर केंद्र का उद्भव देखेंगे, व्यापार मार्ग देखेंगे, आर्थिक विकास देखेंगे, डंकन अर्थात सिक्का एवं ढलाई देखेंगे, जैन धर्म देखेंगे, बौद्ध धर्म देखेंगे, जैन और बौद्ध धर्म का प्रसार भी देखेंगे हम लोग। मगध मगध एवं नंदों का उद्भव देखेंगे, मगध साम्राज्य कैसे उद्भव, नंद साम्राज्य कैसे उद्भव, ये सब देखेंगे। और इसके बाद ईरानी एवं मकदूनियाई आक्रमण, उनके प्रभाव देखेंगे। और इसके बाद जब ये सब हो जाएगा तो हमारा आ जाएंगे मौर्य साम्राज्य पे। मौर्य साम्राज्य पूरा विस्तार से देखेंगे, मौर्य साम्राज्य की नींव कैसे पड़ी, इसमें चंद्रगुप्त का क्या रोल रहा और कौटिल्य का क्या रोल रहा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद अशोक का पढ़ेंगे, अशोक के धर्म पढ़ेंगे। और इसके बाद धर्म की काल्पनिक धर्मादेश भी देखेंगे हम लोग इसी में, जो क्या प्रभाव रहा बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का इस समय। और इसके बाद राज्य व्यवस्था देखेंगे, प्रशासन देखेंगे, अर्थव्यवस्था देखेंगे, कला एवं स्थापत्य देखेंगे, मूर्तिशिल्प देखेंगे, विदेशी संपर्क देखेंगे, धर्म एवं धर्म का प्रसार भी देखेंगे इस समय हम लोग, साहित्य देखेंगे, साम्राज्य का विघटन देखेंगे, शुंग एवं कर्ण वंश देखेंगे। इसके बाद आ जाएंगे हम उत्तर मौर्य काल। इन सब का आपको बहुत ही डीप में आप लोग को बताया जाएगा, तो हम सिर्फ सिलेबस आपको ऐसे एक बता दे रहे हैं, आपका ये ऐसे सिलेबस है। इसके बाद जब हम आपको पढ़ाएंगे ना तो मतलब आपको दिखाएंगे कि पूरी तरीके से एक एक चीज़ कैसे लिख के आपको दिखाया जाए, आपको वो सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी। इसके बाद इसमें आएंगे बाहरी विश्व से संपर्क देखेंगे, नगरों एवं केंद्रों का विकास देखेंगे, अर्थव्यवस्था देखेंगे, डंकन धर्मों का विकास, महायान जैसे कि सामाजिक दशाएँ, कला, स्थापत्य, संस्कृति, साहित्य एवं विज्ञान, ये सब आपको पूरे अच्छे तरीके से दिखाया जाएगा। इस प्रकार से आपका प्रारंभिक एवं समाज पूरे भारत, दक्षिण भारत में जितने जो भी इतिहास था वो पढ़ेंगे, जैसे खारवेल हो गया, सातवाहन हो गया, संगम वंश हो गया, तमिल हो गया, प्रशासक वहाँ के प्रशासन देखेंगे, अर्थव्यवस्था देखेंगे वहाँ पर भी। और उसके बाद भूमि अनुदान देखेंगे, डंकन देखेंगे, मतलब सिक्का उक्का ये सब जो होते हैं सिक्के उक्के ये सब देखेंगे। फिर इसके बाद व्यापारिक श्रेणी का देखेंगे, नगर केंद्र, बौद्ध केंद्र, संगम साहित्य कितने हुए वो सब देखने जाएंगे दक्षिण भारत में। इसके बाद संस्कृति, कला एवं स्थापत्य देखेंगे। और इसके बाद जो हम लोग आएंगे गुप्त वंश पे, गुप्त वंश में देखेंगे जैसे कि वाकाटक एवं वर्धन वंश देखेंगे। ये इसका पूरा विस्तार जो वही सब है, सब पूरा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, महिलाओं का जैसा ये वो दुनिया भर का, इसका विघटन कैसे हुआ, इसका पतन कहाँ से हुआ, इसका उद्भव कैसे हुआ, इसमें स्त्रियों की दशा क्या थी, शिक्षा की दशा क्या थी, ये सब सारी चीज़ इसमें भी देखेंगे। इसमें गुप्त वंश में ही इसमें नालंदा विश्वविद्यालय, उसके बाद वल्लभी साहित्य, इन सब चीज़ों का हम लोग जिक्र करेंगे। और इसके बाद हमारा आ जाएगा गुप्तकालीन क्षेत्रीय राज्य, जैसे कि कदम्ब वंश, पल्लव वंश, बादामी का, चालुक्य राज्य व्यवस्था, ये सब चीज़ें इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोग आपको सिर्फ एक मोटा मोटी बता दे रहे हैं, इससे जब आपको पढ़ाया जाएगा तो पूरा डीप में आपको बाकायदा आपको बताया जाएगा। इसके बाद प्रारंभिक भारतीय संस्कृति का इतिहास देखेंगे, भारतीय संस्कृति भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके जाएगा प्रारंभिक मध्यकाल। आपका ये जान लीजिएगा हम लोग का शुरू करेंगे आपको 20 लाख बीसा पूर्व से, 20 लाख बीसा पूर्व से हमारा इतिहास शुरू होगा। 20 लाख इसके बाद 40,000 BC में मनुष्य जो है इसे 2 पैरों पर चलने लगा, पहले तो 4 पैरों पर चलता था। तो यहीं से मनुष्य जो है हमारे भारत में जो होमो सेपियंस हुआ यहाँ से इसका उद्भव है। इसके बाद लेकर आएंगे एक होगा 2500 BC। 2500 BC में देखने के बाद यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता आ जाएगी। इसके बाद 2500 BC से लेकर 1700 BC तक, 1700 BC तक ये वैदिक काल रहेगा, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता रहेगा। इसके बाद 1700 BC से मोटा मोटी आप 600 BC तक, जब 600 BC तक आएंगे आप तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये होगी वैदिक काल का समय होगी, वैदिक काल आएगा। इसके बाद जो है वैदिक काल के बाद आप इसके बाद आ जाएंगे महाजनपद काल में। महाजनपद काल इसका हम लोग देखेंगे मतलब 741 से 750 तक ये होता है। यहाँ से 20 लाख से लेकर के यहाँ तक की अवधि को हम लोग प्राचीन भारत के अंदर कवर करेंगे।
उसमें जो भी बाकायदा जो है इसमें सब चीज़ें डिवाइडेड करके आपको बताया जाएगा। तो ये रहा आपका एक सिलेबस डिस्कशन। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।